हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो डीबीटी जीआरएफ की, या फिर अपन कहें बैट 2023 की। इस एग्जाम में अपीयर होने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन ने जो पेपर स्टार्ट कर रखा है वो 2019 का स्टार्ट कर रखा है। इसमें पार्ट फर्स्ट अपन डिस्कस कर भी चुके हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन थे। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको लिंक को देख सकते हो। ठीक है ना। तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको अपन ने छोड़ रखा है, तो उनसे आगे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज बोथ एस्टर एंड एमाइड बॉन्ड्स। एस्टर एंड एमाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज कर सकता है ऐसा एंजाइम कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मेथियोनिन, रेसिमेज और थ्रोम्बिन और कीमोट्रोप्सिन, कीमोट्रिप्सन और परऑक्साइडेज या प्रोक्सीडेज। तो यहाँ पर ऑप्शन में अपन देखें इसके अकॉर्डिंग जो कीमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर सकता है, एस्टर को भी कर सकता है और एमाइड को भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे अपन देखें क्वेश्चन नंबर 43, इन सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रेब साइकिल के लिए पूछ रहा है, ये ऑपरेटिंग अंडर एरोबिक कंडीशन। ठीक है, एरोबिक कंडीशन में ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो NAD+ तो होता है, FAD भी होता है और सक्सिनेट भी होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कहीं ना कहीं ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। हालांकि ये होता है एरोबिक कंडीशन के अंदर, लेकिन फिर भी डायरेक्ट ऑक्सीजन इन्वॉल्व इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। 44 के अंदर अपन देखें, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑब्टेन विद ल्यूसीफेरिन अंडरगोज फॉलोइंग रिएक्शन। एक ल्यूसीफेरिन जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन कंपाउंड के साथ बाइंड होकर जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर लाइट इमिट करता है। तो लाइट जो प्रोडक्ट बनाता है, तो इसका जो प्रोडक्ट है ल्यूसीफेरिन कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर जो ये वाला है ऑप्शन ए वाला, ये वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑक्सीजन जो एटम है वो सल्फर को आकर बाइंड करेगा, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बनता है। तो ऑप्शन में अपन देखें, इसमें ओनली वन सेकेंड, ओनली फोर्थ, 1 सेकेंड थर्ड, तो इसमें ओनली 1 आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आगे अपन देखें 45 में देखो, इन द DNA मेथाइलेशन रिएक्शन मीडिएटेड बाई एस एडेनोसाइल मेथियोनिन। अपन सभी जानते हैं कि जो मेथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है DNA के ऊपर, खास तौर से एपिजेनेटिक्स के अंदर अपन देखते भी हैं एपिजेनेटिक्स में कि DNA के सीक्वेंस में बिना किसी चेंज के अगर आप किसी आने वाले पीढ़ी के कैरेक्टर को आप चेंज कर सकते हो, या किसी फिनोटाइप को आप चेंज कर सकते हो, या किसी जीन के सप्रेशन को रोक सकते हो, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? एपिजेनेटिक्स होती है। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि DNA के अंदर खास तौर से जो साइटोसिन है, साइटोसिन के 5 प्राइम या फिर अपन कहें 5 नंबर जो कार्बन है वहां पर मेथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर DNA मेथाइलेशन रिएक्शन मीडिएटेड बाई किसके द्वारा की जाती है? एस एडेनोसाइल मेथियोनिन सैम मेथाइल ट्रांसफरेजेज द न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज इन्वॉल्व। इसमें न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज कौन सी इन्वॉल्व होती है? तो यहाँ पर एमाइंस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एमीन या एमाइंस। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथाइलेशन जो होता है वो किस पे होता है DNA में? तो साइटोसिन पे होता है। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना भैया, आपने इसमें हमेशा काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये लगभग सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इन नंबर बिटवीन, ठीक है ना। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है -1 से +1 की ओर होता है। तो याद रखना भी इसका आंसर -1 एंड +1। आगे अपन देखें, यहां पर अपन देखें 49 में, कार्बन 14 हैज हाफ लाइफ जो है वो 5760 ईयर है, और 100 ग्राम ऑफ सैंपल 14 कार्बन का लिया गया है, विल कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। कब वो डिसइंटीग्रेट होगा? तो यहां पर इसमें दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फिनिट, हमेशा वो चलता रहता है, अनंत है। आगे अपन देखें, ए यंग साइंटिस्ट
ए यंग साइंटिस्ट वॉज इंटरेस्टेड क्रिएट ए डाईपेप्टाइड। एक इन्होंने डाईपेप्टाइड क्रिएट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है। डाईपेप्टाइड, दो पेप्टाइड के बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर है दो एमिनो एसिड यूज में लिए इन्होंने, एल एलानिन और एल ग्लाइसिन, दो एमिनो एसिड यूज में लिए हैं। अब इन्होंने पूछा कि कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, हाउ मेनी डिफरेंट डाईपेप्टाइड्स कैन बी जनरेटेड, कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो एमिनो एसिड्स दो फॉर्म में है, एल और डी फॉर्म में, तो प्रत्येक का, तो यहाँ पर अपन देखें इक्वल टू 4, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, पार्ट बी स्टार्ट हो गया है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखें, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम, एक पेशेंट जो है वो सफरिंग कर रहा है किस पे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, किसी ऑटोसोमल डिसऑर्डर से। एक्सोन एनालिसिस हैज रिलीव्ड ए म्यूटेशन इन जीन RAIRE, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटो इम्यून रेगुलेटर एलिमेंट, जीन में म्यूटेशन होने के कारण से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है। Which one of the following biological process is likely to be affected in the patient, तो कौन सी प्रोसेस इसमें अफेक्टेड होगी, क्योंकि ये जो ऑटो इम्यून रेगुलेटर रेस्पॉन्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है कि कौन सी सेल्स है वो सही है और कौन सी सेल्स गलत है अपने इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर, तो ये जो अगर इसमें आप जीन में म्यूटेशन कर दोगे AIRE के अंदर, तो नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव सिलेक्शन अपने किसे कहते हैं कि कोई भी सेल्स जिनको एपोप्टोसिस में सेंड करना है, ठीक है ना, जो सेल्स काम के नहीं है उनको एपोप्टोसिस में सेंड कर दिया जाता है। तो इसमें अफेक्टेड क्या होगा, तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है वो क्या होगा, नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, इसका राइट आंसर बी होगा। आगे अपन देखें 52 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन इज म्यूटेटेड इन नड माइस, जो भी माइस होता है जिनके ऊपर हेयर वगैरह नहीं पाए जाते हैं, जिनकी स्किन के ऊपर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिनकी लाइफ टाइम स्पेनिंग भी 6 महीने से लगभग 1 साल के आसपास होती है, तो इनमें कौन से जीन जो है वो खास तौर से पाया जाता है, म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पर जो FOXN1 होता है, FOXN1 इस जीन के कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। यहाँ पर अपन देखें 53 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। देखो एक तो होता है स्मॉल आरएनए, एक होता है नॉन कोडिंग आरएनए, इसको अपन LNC आरएनए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या फिर NC आरएनए के नाम से भी जानते हैं। इनका ट्रांसलेशन नहीं होता है, पहली चीज आपको याद रखना, इनका ट्रांसलेशन नहीं होता है। दूसरी चीज अपन देखें कि इनमें जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो होती है लगभग कितनी होती है, तो 200 न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर से भी ज्यादा होती है, अप्रॉक्स मोर देन 200 बेस पेयर। यहाँ पर देखो इनमें से ट्रू पूछा है, दे लेस देन 22 बेस पेयर, ये तो गलत है क्योंकि मैंने बता दिया आपको 200 के आसपास होती है। दे आर प्रोसीड इन न्यूक्लियस बाई रिस्क कॉम्प्लेक्स, नहीं। दे हैव 300 एमिनो एसिड फॉर ओपन रीडिंग फ्रेम, नहीं। दे में हैव पॉली ए टेल, इसमें देखो 5 प्राइम कैपिंग और पॉली ए टेल की दोनों की संभावनाएं रहती है इस जीन में, इस आरएनए के अंदर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन ज्यादा बेटर है, यहाँ पर पॉली ए टेल की संभावनाएं रहती है, इसमें पाई जाती है। आगे अपन देखें, विच काइंड ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन टारगेट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन। ब्रोमोडोमेन जो कंटेनिंग प्रोटीन होता है उसमें खासतौर से जो प्रोटीन एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है वो खासतौर से 60 के आसपास एमिनो एसिड्स से बनी होती है, और ये खासतौर से कौन से ग्रुप को बाइंड करते हैं, तो ये खासतौर से ग्रुप को बाइंड करते हैं एसाइलेटेड प्रोटीन को, जो प्रोटीन खासतौर से एसिटाइलेटेड हैं, जैसे लाइक अपन बात करें हिस्टोन की, जो खासतौर से एसिटाइलेटेड लाइसिन है उनको रिकॉग्नाइज करता है ये। तो यहाँ पर एसिटाइलेटेड प्रोटीन है और इसमें ऑप्शन में कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर एसिटाइलेटेड प्रोटीन जो होती है, एसिटाइलेटेड प्रोटीन जो होती है उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। 55 नंबर में अपन देखें, व्हेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लोअर। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है कि वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को
क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर के जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वही यूज में ली जाती है। कंसंट्रेशन इन मेमेलियन सेल कल्चर सिस्टम, सेल वायबिलिटी डिक्लाइन बिकॉज ऑफ, अगर ऑक्सीजन लेवल क्या है, लोअर है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो उनकी जो ऑर्गेनिज्म वहां रहते हैं उनकी लाइफ भी डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब इन बिकॉज क्यों हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, कंप्लीट ग्लूटामाइन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं, पहली बात ऑक्सीडेशन में तो कमी आ जाएगी ना, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ही कम है। डिक्रीज इन स्पेसिफिक लैक्टेट प्रोडक्शन, लैक्टेट प्रोडक्शन में कमी नहीं, लैक्टेट एक्सीडेस लैक्टेट जो है लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ेगा क्योंकि एनारोबिक कंडीशन आएगी। थर्ड में देखो, इनकम्प्लीट ग्लूटामाइन ऑक्सीडेशन, सही बात है, ग्लूटामाइन ऑक्सीडेशन का प्रोपोर्शन नहीं हो पाएगा। इंक्रीज इन लैक्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन आप बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन ऐसी है, इनकम्प्लीट ग्लूटामाइन ऑक्सीडेशन और इंक्रीज इन लैक्टेट प्रोडक्शन, ठीक है ना, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आएगा। 56 के अंदर अपन देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग के दौरान, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द स्टोरेज, जब आप किसी प्रोडक्ट को स्टोरेज करते हो तो उस टाइम में टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है, एंड इंक्रीज द एसिडिटी फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ फूड कंटामिनेशन, और एसिडिटी इंक्रीज द एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ फूड कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेशन को बचाने के लिए या कंटामिनेशन को कम करने के लिए, इज नोन एज। तो ये जो मेथड है किसी भी फूड टेक्नोलॉजी के अंदर फूड को प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए ये मेथड जो है वो यूज में लिया गया है। तो ये हर्डल टेक्नोलॉजी एक मेथड है जो यूज में लिया गया है। इसमें तीनों कंडीशन, इसमें पहली कंडीशन तो क्या है कि जब फूड प्रोसेसिंग आप कर रहे हो उसमें हाई टेम्परेचर होना चाहिए ताकि कंटामिनेशन ना हो। दूसरी चीज, जब आप इसको स्टोरेज कर रहे हो तो एकदम लो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी, इनके अंदर एसिडिटी होनी चाहिए, एसिडिटी नेचर होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, ताकि जो कंटामिनेशन है उसकी लेवल है वो कम से कम रखा जाए। तो ये जो मेथड है खास तौर से ये हर्डल टेक्नोलॉजी के अंदर यूज में लिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। आगे अपन देखें, द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल रदर देन बायोमास, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, अगर अल्कोहल या इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है रदर देन बायोमास नहीं बढ़ता है, बाई ईस्ट सेल एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज अधिक है फिर भी बायोमास नहीं बढ़ रहा है, केवल इथेनॉल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये कैसी, वैसे देखा जाए तो कौन सी कंडीशन है ये, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति, अगर ग्लूकोज उपस्थित है, ऑक्सीजन भी उपस्थित है, फिर भी प्रॉपर रूप से उसका ऑक्सीडेशन ना होकर उसमें क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है। तो उस प्रकार के जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर क्रेब ट्री इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो ये कौन सी कंडीशन में होगा, इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, क्रेब ट्री इफेक्ट के नाम से कहते हैं। ये एनारोबिक के लाइक जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होता है और ग्लूकोज के प्रेजेंस में भी यहाँ पर इथेनॉल या अल्कोहल बनने लगता है। आगे अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर देखें, एन हाइड्रोटिक डिस्प्लेसिया, इसको दूसरे नाम से जानते हैं एन हाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया के नाम से जानते हैं। ए कंडीशन इन विच ए डेवलपमेंट ऑफ स्वीट ग्लैंड इज प्रिवेंटेड, इसमें जो पसीने की जो स्वीट ग्लैंड है वो प्रॉपर रूप से विकसित नहीं हो पाती है, या जो टीथ है वो प्रॉपर रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, या फिर कहीं कहीं अपन जो बच्चा होता है उसके ऊपर हेयर भी प्रॉपर रूप से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ये सभी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। इट इज कोज्ड बाय म्यूटेशन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है भाई, पहली बात तो ये कौन सा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है इसका जीन। ए हेटेरोजाइगस फीमेल फॉर दिस एलील, अगर हेटेरोजाइगस कोई फीमेल है तो उसमें कंडीशन कैसी होगी, तो हेटेरोजाइगस में ऐसा नहीं है कि जीन कंप्लीट ही एक्सप्रेस नहीं होगा, हेटेरोजाइगस में भी ये जीन एक्सप्रेस होते हैं लेकिन पैचेज के रूप में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है ना। बच्चों में कई जगह स्वीट ग्लैंड आ गई, कई जगह नहीं आई, टीथ है वो अचानक छोटे से ग्रोथ रुक गई है थोड़ी, ठीक है, या फिर कहीं हेयर आए हैं कहीं नहीं आए हैं, ऐसे पैचेज, तो पैचेज के रूप में दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी वाला देखो, इसमें शो मोजेक पैटर्न ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, पैचेज के रूप में दिखाई देंगे, जो भी कैरेक्टर दिखाई देंगे आपको तो ये याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में अपन देखें, द कॉम्बिनेशन नंबर टर्म्ड एंड कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है आपको। ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम, फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाइल ट्रांसपोर्ट थ्रू द जाइलम इज। ठीक है, पहले तो अपन देखो कि जो ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्लोएम, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शन होता है, ये तो ठीक है। और ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम ये कैसे होता है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो ये होता है यूनि डायरेक्शनल। लोडिंग ऑफ शुगर इनटू फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर शुगर को लोडिंग जो अपन करते हैं वो कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये वापस ना आ सके वो एट द सोर्स। थर्ड अपन देखें, मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द फ्लोएम एट द सिंक, ये वाटर जो है वो निकलता है यहाँ पर बाई ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट देखो, बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अपन देखें बाई ऑस्मोसिस। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप पढ़ के देख लेना और ऑप्शन जो भी है। क्वेश्चन नंबर 60 में अपन देखें, ए प्लांट विद ऑरेंज फ्लावर, प्लांट के अंदर कोई ऑरेंज फ्लावर है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड, ऑरेंज फ्लावर और ऑरेंज फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाया गया, बनने वाली प्रोजेनी के अंदर कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। F1 प्रोजेनी वॉज ऑब्टेन्ड 38 प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर, 38 में रेड फ्लावर बने, 80 प्लांट प्रोड्यूसिंग ऑरेंज फ्लावर, 80 प्लांट ऑरेंज फ्लावर वाले बने, 41 प्लांट्स प्रोड्यूस येलो फ्लावर, इसका मतलब सभी कलर बन रहे, तीनों कलर बन रहे हैं। तो लाइकली एक्सप्लेन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन, सीधी सी बात है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल बोल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, द जीन फॉर फॉलोइंग कलर शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये एकदम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल बोल रहा है। ठीक है, तीनों करेक्टर आपके सामने देखने को मिल रहा है, जैसे अपन रेड व्हाइट भी देखने को मिलता है और उसमें पिंक भी देखने को मिलता है, वो किसका एग्जाम्पल है, मिराबिलस जेलापा का इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से आज के अपने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। तो तब तक आप वीडियो देखते रहिए और अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।